नमस्कार, मैं रेनू जैन। मेरी क्लास एजुकेशन पॉइंट या यूँ कहूँ कि एजुकेशन हिंदी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट को मैं क्लास का ट्विस्ट पहले ही बता देती हूँ। एजुकेशन पॉइंट का आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है। ये इस वीडियो की फर्स्ट ट्विस्ट है जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि जो जितने आंसर्स देगा उस व्यक्ति को हम हिंदी व्यक्तित्व के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि उसके प्रयास है ना हिंदी को जानने के लिए और अलग अलग चीज़ों को क्रैक करने के लिए, या यूँ कहूँ कि उन नई चीज़ों को सीखने और पढ़ने के लिए। तो मैं रेनू जैन मेरे पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और हिंदी की क्लास के लिए आज आपको बुला रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। इसमें आज हम क्या करेंगे, वाक्य विचार। मैंने पहले भी कहा था कि हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। 9th और 10th 9वीं और 10वीं कक्षा की हिंदी को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा जानना ज़रूरी है, तो मैंने अपनी 2 बेसिक क्लास आपके लिए छोड़ी हैं। आप प्लीज़ उसे देखिए, समझिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ आप जुड़ते रहिए। हाँ, भूलिएगा नहीं, साथ ही साथ ये भी याद रखिए क्या कि मेरी वीडियो को लाइक करना है और उस पर अपने कमेंट भी करने हैं और शेयर भी करना है। कमेंट क्या क्या करोगे, आपको क्या समझना है वापस वो टॉपिक कमेंट करोगे, जो मैं ट्विस्ट दूँ उसके आंसर कमेंट करोगे। इसके अलावा आपको कुछ लिटरेचर से रिलेटेड जानना है, हिंदी से रिलेटेड जानना है, तो उससे रिलेटेड कमेंट करोगे। वैसे हिंदी का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। विस्तृत क्यों है? क्योंकि ये आज की तो भाषा है नहीं, इसका उद्गम मैंने पहले भी बताया था, संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, इन तीनों की लिपि क्या है, देवनागरी है। मराठी भाषा जो है वो भी संस्कृत के अपार्ट निकली है। तो हमें भाषा को पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए एक बेसिक की ज़रूरत होती है जिसे हम ग्रामर यानी कि व्याकरण के नाम से जानते हैं। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है, या यूँ कहूँ कि मतलब ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स एंड टूल्स हैं जो हमें हमारी भाषा को सुदृढ़ बनाने में हेल्प करते हैं। वो सुदृढ़ हम कैसे बनाते हैं? देखो, हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। मैंने आपको भी बताया था, संस्कृत की एक बुक है व्याकरण की संस्कृत में लिखी हुई एक बुक है जिसके रचयिता कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। बाद में उसके अनेक अनुवाद हुए हैं जो उनके शिष्यों ने या उनके प्रवर्तकों ने उसके अंदर लाए। यानी कि उस कठिनतम भाषा में लिखी गई उस किताब को पढ़ने और समझने के लिए हमें आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें, हमें उस अर्थों को, अक्षरों को, शब्दों को, भाषा को जानने के लिए जिन गूढ़ रहस्यों को हमें सरलतम भाषा में उपलब्ध करवाया वो उनके शिष्य थे। और मैंने ये भी कहा था कि आज हम जो हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी नहीं है जो हमारी पुराने स्तर में चली आ रही है। उदाहरण के लिए आप कोई भी एक कहानी की पुस्तक ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र है ना, पंडित विष्णु शर्मा ने इसको लिखा है पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है? ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें जीव जंतु भी बात करते हैं। जीव जंतु बोले तो कौवा, चिड़िया, गाय, शेर सब बात करते हैं। और इन्हीं जीव जंतुओं और इंसानों की बातचीत के द्वारा हमें नैतिक शिक्षा भी दी गई है, या यूँ कहूँ कि हमें दुनिया में कहाँ कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, या हम जंगल में रहें तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, उसका एक ज्ञान हमें दिया है। ठीक है, और पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं और इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा जो आज का व्यवहारिक जीवन है, यानी कि जो हम प्रैक्टिकल लाइफ आज के समय में जी रहे हैं, उसके अंदर भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, या यूँ कहूँ कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हमें मिलता है। तो पंचतंत्र क्यों? अगर उसका पंचतंत्र का सबसे प्रथम एडिशन पढ़ेंगे, पहला जो बुक आया उसको पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखना हिंदी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आज हम ना पढ़ते हैं ना हम अपने प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्द कौन से हो सकते हैं?
वही शब्द जो शुद्ध हिंदी में हम प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे शब्द कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज हम अपना अगला लेक्चर जो है आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हमने इससे पहले हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाएं, नॉकआउट एजुकेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना बड़ा मज़ा हमें पढ़ने में भी आएगा आपको और पढ़ाने में भी आएगा। पढ़ने में क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जिनको सीखने के साथ साथ सिखाने का भी बहुत शौक़ होता है ना। तो कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जो आपको हिंदी के बारे में पता है, कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ये भी तो जानने को मिले आखिर वो इंसान कौन है जो हिंदी में भी इंटरेस्ट खाता है। और हिंदी को हम पढ़ेंगे अपने स्टाइल में, इंटरेस्टिंग तरीके से, रचनात्मक तरीके से। ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बोर्ड की तरफ आती हूँ। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वाक्य को पढ़ने, लिखने और समझने के लिए हमें क्या चाहिए? व्याकरण। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है ना? भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने, पढ़ने और सीखने के लिए हमें उसके कुछ तथ्यों को ध्यानपूर्वक समझना होता है। और जितना ध्यानपूर्वक हम उन तथ्यों को समझेंगे, हम अपनी भाषा को उतना ही सुदृढ़ और मतलब कहें कि उसमें उतनी ही दक्षता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है? दक्षता प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था भाषा का उद्गम, जिसमें हमने एक लिपि की बात की थी जो कि क्या कहलाती है? चित्रात्मक लिपि कहलाती है। अर्थात चित्रों द्वारा अपनी भाषा को कहा था। और एक दो सभ्यताओं के बारे में भी मैंने आपको बताया था और एक ऐसे देश के बारे में भी मैंने आपको बताया था जो आज भी इस लिपि का प्रयोग करता है। मैंने एक बताया था, देश बहुत सारे हैं, लेकिन वो देश इतना अपनी भाषा को लेकर वो इतना, मतलब मैं यूँ कहूँ कि इतना कॉन्फिडेंट है और इतना अपनी भाषा को लेकर वो चिंतित रहते हैं कि उसके अस्तित्व को ख़त्म नहीं होने दिया। वहाँ के राष्ट्रपति जब भी जहाँ भी जाते हैं, व्हाटएवर, राष्ट्रपति हर साल चेंज नहीं होते, उनका भी एक लिमिट पीरियड होता है। और जिस पीरियड के बाद जब राष्ट्रपति चेंज हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, एक के बाद एक को आना ही है, ये तथ्य है। ठीक है ना? तो जब भी वो राष्ट्रपति उस देश के कहीं भी बाहर जाते हैं तो वो अपनी भाषा में ही भाषण देते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं। उनके साथ एक ट्रांसलेटर रहता है जो उनकी भाषा को अंग्रेजी में, मान लो भारत में आए हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद करके बताता है। ठीक है? अब आपको ये पता करना है कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जो कहीं भी बाहर विदेशी दौरे पर जाते हैं तो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था लिपि के बारे में। आपको बताया था ना लिपि के बारे में। लिपि क्या है? उच्चरित, या यूँ कि हमारे मुख द्वारा हम जिन विशेष शब्दों का ध्वनियों के साथ प्रयोग करते हुए बोलते हैं, लिपि कहलाती है। शब्द मैंने एग्जाम्पल लिया था कुर्सी का। अब कुर्सी को तो हम बोल रहे हैं, इस शब्द को बोल रहे हैं, और इस शब्द में ध्वनि कौन सी लगी है? ई की मात्रा। ई की मात्रा क्या है? स्वर। ई की मात्रा क्या है? स्वर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनका अपना अस्तित्व है। इनको अपनी पूर्णता करने के लिए आपको प्रयोग में लाने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन क्या है? इसके विपरीत हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की। और स्वरों के बिना इनका अस्तित्व अधूरा है, या यूँ कहूँ कि स्वर के बिना ये पूरे नहीं है। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार है, पार्टनर है ना। अब एक पार्टनर के बिना दूसरे का कैसे होगा, है ना? 2 पक्के दोस्त, है ना, 2 पक्के मित्र, और इन 2 पक्के मित्रों का साथ बहुत तकड़ा है, लंबे टाइम से प्रोसेस करते आ रहे हैं और इनकी दोस्ती आज तक नहीं टूटी। इतनी पक्की दोस्ती है कि पता नहीं कितने लोगों को भाषा का ज्ञान करवाया है। और जो हिंदी भाषा के इस स्वर और व्यंजन, सॉरी बोर्ड पे लिखा नहीं हुआ, स्वर और व्यंजन, इन दोनों की दोस्ती में प्यार देखता है, जानता है
वो भाषा को बहुत अच्छे से सीख पाता है। यकीन मानिए, करके देखिएगा। चलिए आइए अब हम बात करते हैं वाक्य विचार की। किसी भी बात को पूरा करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमें एक सेंटेंस की, वाक्य की आवश्यकता होती है ना। एक सेंटेंस, एक वाक्य की आवश्यकता होती है। अब वाक्य क्या है? देखो, अब मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो बात करते वक्त मैंने कोई टूटे फूटे शब्दों का तो प्रयोग किया नहीं, या बीच विचार वाली भाषा का तो प्रयोग किया नहीं। एक सीधा साधा वाक्य बोलते हुए अपनी बात को मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। अंदाज़ा लगाइए, मैंने आपसे अभी कहा आप सभी आमंत्रित हैं मेरी कक्षा में। ये एक पूर्ण वाक्य है, ठीक है। आप सभी कौन? आप। आमंत्रित है मतलब मेरी क्लास में आए हैं, ठीक है ना। मेरी कक्षा माने तो क्लास, क्लास है इंग्लिश वर्ड, ठीक है। मेरी क्लास में आए हैं, तो ये क्या है? एक वाक्य है। इस वाक्य को बोलते हुए मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई है, इसको हम क्या कहेंगे? वाक्य। लेकिन वाक्य ऐसे तो नहीं बन गए। अब वाक्य के बनने की प्रोसेस क्या थी? पहले हमने अक्षर सीखे, अक्षर यानी वर्ण। उसके बाद मात्रा का प्रयोग सीखा। फिर इन दोनों के योग से हमने क्या सीखे? शब्द बनाने सीखे। और शब्दों के योग से हमने क्या सीखा? वाक्य बनाना सीखा। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या वाक्य खाली शब्दों से बन जाएंगे? नहीं। आपका जवाब क्या आएगा? नहीं, क्योंकि वाक्य खाली शब्दों की क्रिया नहीं होती। शब्दों के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया की भी आवश्यकता होगी, है ना। स्वरनाम की भी आवश्यकता होगी। अगर किसी की विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण की भी आवश्यकता होगी, है ना। अब देखो, एक छोटा सा इजी सा हमेशा चलने वाला सेंटेंस ले लेते हैं, हिंदी में हमेशा चलने वाला वाक्य ले लेते हैं। कौन सा है? देखो, बहुत इजी सा है। मेरा नाम केशव है ना। अब मेरा इसमें क्या है? स्वर नाम। केशव क्या है? संज्ञा। और उसने क्या की है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सुना होगा ना क्रिया कारक के बारे में, क्रिया के बारे में। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। जो कर्म के साथ है सकर्मक, और जो कर्म के साथ नहीं आए, पर कहीं ना कहीं कर्म का विरोध तो दिखता ही है उसमें, नहीं आए, अकर्मक, ठीक है। मेरा नाम क्या है? अब देखो, संज्ञा केशव, स्वरनाम मेरा, और ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। लेकिन इन लोगों के बीच में संबंध कौन दिखा रहा है? नाम। तो ये पूरा का पूरा क्या है? वाक्य है, जिसके अंदर संज्ञा, स्वरनाम और क्रिया की, या यूँ कहूँ कि सहायक क्रिया की हमें आवश्यकता पड़ती है। और क्रिया में हम किसी एक क्रिया के बारे में तो पढ़ते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्रिया का एक ही भेद लेती हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक तो वाक्य है ना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? जब हम मुख्य व्यक्ति या मुख्य आदमी या मुख्य पर्सन या मेन फोकस जिसका है, वो दूसरे से काम करवाता है उसको प्रेरणा देकर, वो क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे दादाजी ने माला को पढ़ना सिखाया। अब देखो, दादाजी इसमें क्या है? मुख्य हैं, ठीक है। माला क्या है? इनके संदर्भ में काम कर रही है। अब दादाजी ने माला को क्या सिखाया है? पढ़ना। उसकी क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या है? उसकी क्रिया है, ठीक है ना। अब माला ने क्या किया? पढ़ना सीखा, लेकिन किसकी हेल्प से? दादाजी की हेल्प से। तो दादाजी माला की क्या हुए?
प्रेरणा। तो ये कौन सी क्रिया बनी? प्रेरणार्थक क्रिया। भूलोगे तो नहीं? वेरी गुड, भूलना भी नहीं चाहिए। अब हम वाक्य पर आ जाते हैं। तो वाक्य के बनाने के लिए हमें संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, कारक, विशेषण, विराम चिन्ह आदि आदि की आवश्यकता है। आदि क्यों लिखा? क्योंकि इनके अंदर अभी और भी बहुत सारे भेद आ जाते हैं। ठीक है ना? ध्यान तो रहोगे, भूलोगे तो नहीं। ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम जानते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य को बनाने के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता है। और अगर मैं इससे पहले इनके बारे में समझाने चलूँ तो एक छोटा सा क्लास हमारा पूरा हर एक टॉपिक को लेके हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं संज्ञा के बारे में, इनके बारे में वन लाइन में आपको डिनोट कर देती हूँ। संज्ञा नोट करना चाहो तो कर लो। संज्ञा क्या है? वे शब्द जो मुख्य रूप से आते हैं, है ना, और अपनी बात कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं संज्ञा हूँ, मेरा नाम क्या है? रेणु जैन, और मैं मुख्य रूप से यहाँ खड़ी हूँ, आपके लिए खड़ी हूँ, आपको अपनी बात कह रही हूँ। स्वरनाम, अब मैं बोल रही हूँ, मेरे ऊपर आप कोई प्रस्ताव लिखते हैं, ऐसे राइटिंग करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, कहानी लेखन करते हैं, या मेरे साथ आप अपना कोई संवाद बनाते हैं, तो मेरे नाम को तो आप बार बार प्रयोग में नहीं लाएंगे। मेरे नाम के स्थान पर मेरा, इसका, इन्होंने, इनकी आदि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वो क्या कहलाते हैं? स्वरनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वरनाम। स्वरनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। संज्ञा क्या होता है? अरे आंसर तो देना पड़ेगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, संज्ञा की डेफिनेशन दोगे, ठीक है ना? क्रिया, कारक, विशेषण, शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। एक एग्जांपल दूं? रमन की कमीज लाल रंग की है। रमन कौन है? संज्ञा। उसने क्या पहना है? कमीज। कमीज की विशेषता क्या है? कि वो कौन से रंग की है? लाल रंग की है। तो ये कौन हुआ? विशेषण। कमीज के लाल रंग द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई गई है। अब मैं यहाँ लिखती कि रमन बहुत सुंदर कविताएं बोलती है, तो बोलना उसकी क्या हुई? क्रिया। किसकी? रमन की। रमन ने बोला क्या? कविता। किस रूप में? सुंदर रूप में। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इनका मैं एक शॉर्ट सा 30 मिनट का लेक्चर में ये आपको क्लियर करवा दूंगी इजी तरीके से, और आपको कोई प्रॉब्लम भी इनके साथ नहीं आएगी। फिलहाल हम लौटते हैं अपने मुख्य कार्य की ओर, और हमारा मुख्य कार्य क्या है? वाक्य विचार। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं अपने महत्वपूर्ण तत्व पर। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, या यूं कहूं कि साध्य क्या है? वाक्य। देखो, शब्दों का व्यवस्थित समूह, शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब वाक्य है शब्दों का व्यवस्थित समूह, या शब्दों को निश्चित क्रम में सजाना भी क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों को निश्चित क्रम में लिखना भी क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है ना? तो ये दोनों ही बातें वाक्य के संदर्भ में सही साबित होती हैं। क्यों? अगर हम शब्दों को उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो भाषा तो है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, लेकिन उसमें वाक्य का जो प्रयोग हमने किया है वो सही नहीं है। जैसे इंग्लिश में आप लोग कोई सेंटेंस लिखते हो, लिखना तो था आर बिंग, आप लिख देते हो इज बिंग, तो वो गलत हो जाता है ना, उसकी सेंस गलत हो जाती है। मतलब उसका वाक्य का जो मुख्य भाव है ना,
या यूँ कहूँ कि भाव है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, शब्दों को एक निश्चित क्रम में लिखते हुए उसके सही अर्थ को निकालना है। वो क्या कहलाएगा, वाक्य। सही अर्थ क्या कहलाएगा, वाक्य। ठीक है, अब जिन वाक्यों का सही अर्थ निकलता है वो तो अपने आप में संपूर्ण वाक्य होते हैं। अब कुछ पता है क्या होता है, हमने जैसे चलते फिरते दो शब्द लिया, पानी लाना, ये कोई प्रॉपर वाक्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाक्य में काउंट होता है क्योंकि ये दो शब्द भाव को पूर्णता देते हैं। पूर्णता का मतलब पानी लाना, हमने किसी को भी बोल दिया एक्स वाई जेड, हमने अ ब स एक्स वाई जेड किसी को भी बोल दिया पानी लाना, तो पानी लाना अपने आप में पूर्ण भाव है ना, वो हमें पानी ला के पिला देगा, तो हमारा काम तो हो रहा है ना इन दो शब्दों से, तो ये भी क्या है, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? वेरी गुड मेरे स्टूडेंट्स, सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नहीं आए समझ में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए। समझ नहीं आने पर मैं आपको दोबारा बता दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगली वीडियो में हम मिलेंगे, वाक्य के भेद उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।